और ऑप्टेन किससे करना है हमको? कोई भी अगर, अब ये मैं जो 3 कंपाउंड्स करने वाला हूँ, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जो हम करने वाले हैं, तो इसमें हमें ये देखना है कि इनको ऑप्टेन हमें सोडियम क्लोराइड से ही करना है, NaCl से ऑप्टेन करना है। ठीक है, तो जरा देखिएगा, सबसे पहले मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करता हूँ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करवाया जाता है और वाटर उसके अंदर ऐड करके। तो ये इक्वेशन शायद लास्ट टाइम करी हुई थी हमने कि NaCl है और NaCl में हमने H2O ऐड कर दिया और फिर इलेक्ट्रिसिटी हमने पास करा दी इसके अंदर। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने वाले प्रोसेस को ही हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने वाले प्रोसेस को ही हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस इसका कराया तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH मिलेगा एक तो NaOH मिल गया, साथ में क्लोरीन मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस कैसे पता चलती है? पॉप साउंड होती है। बर्निंग कैंडल लेकर आते हैं तो पॉप साउंड होती है उसके पास। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये देखिएगा कि एक तो मेरे को मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है जो कि बड़ी आसानी से पानी में घुल जाता है। वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम बोलते हैं एल्कलीन। ठीक है, साथ में क्लोरीन भी मिल रहा है, तो इस प्रोसेस का एक स्पेशल नाम होता है, इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। आप ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट में जो इक्वेशन है, इक्वेशन के बाद अगले पॉइंट में लिखा हुआ है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। कैथोड के पास में बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस बिकॉज द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्लोरीन, क्लोर तो शब्द कहाँ से निकाला? क्लोरीन से, और एल्कली किसके लिए है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलरली यूज्ड हमारा बेस होता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये मैं फटाफट पढ़ूंगा क्योंकि ये टोटल थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा डिटेल में करना नहीं है। पहला इसका जो यूज़ है, इन मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट, सोप्स और डिटर्जेंट बनाने में काम आता है। सेकेंड, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर सच एज रायन। थर्ड, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। फोर्थ, इन प्योरीफाइंग बॉक्साइट ओर फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन। तो एल्यूमिनियम डायरेक्टली अगर ज़मीन की खुदाई करता है ना, तो एल्यूमिनियम नहीं मिलता, बॉक्साइट ओर मिलता है, उसकी साफ़ सफाई करी जाती है, तो बॉक्साइट ओर से हमको एल्यूमिनियम ऑब्टेन होता है। फिफ्थ है, इन डिग्रीसिंग मेटल्स, ऑयल रिफाइनिंग एंड मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस। तो डिग्रीसिंग मेटल्स का मतलब क्या है कि जैसे ग्रीस लगा दिया जाता है मेटल्स के मेटलिक पार्ट्स पर। जैसे मान लीजिए कार में ग्रीसिंग करी जाती है जहाँ पर पर्टिकुलर व्हील रोटेट होता है, या जहाँ पर आप देखेंगे साइकिल का जो एक्सल जहाँ पर रोटेट होता है, तो वहाँ पर आप ये देखिएगा कि वहाँ पर ग्रीसिंग करी जाती है। लेकिन जब ग्रीस बहुत पुरानी हो जाती है तो वो ग्रीस भी जो है उसकी भी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है, और उससे भी क्या होता है कि साइकिल चलाने में थोड़ी सी ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो करना क्या पड़ता है ऐसे में, जो सारे पार्ट्स खोलकर साइकिल को, पूरी साइकिल को जब इसकी सर्विसिंग होती है, तो वैसे तो अगर कोई बच्चा साइकिल वगैरह यूज़ करता हो तो उसकी सर्विसिंग वगैरह कोई खास करनी नहीं पड़ती, लेकिन कुछ लोग होते हैं साल 2 साल 3 साल में एक बार सोचते हैं कि पूरी सर्विसिंग कराएंगे। तो उसमें क्या करते हैं कि उसके जितने भी पार्ट्स हैं, खास तौर पर वो वाले पार्ट्स जहाँ पर ग्रीस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, उन पार्ट्स को बिल्कुल साफ़ कर दिया जाता है, डिग्रीस कर दिया जाता है। डिग्रीस का मतलब क्या है कि अगर उसके ऊपर ग्रीस की एक परत जम भी गई होगी, कि अगर 1 साल 2 साल या 3 साल हो गए हैं यूज़ करते हुए, उस पर एक पूरी की पूरी लेयर जम गई है, तो उस लेयर को डिग्रीस कर दिया जाता है। तो डिग्रीस कैसे करेंगे? कहीं पर भी बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली कोई चीज़ लगेगी तो उसको साफ़ करने के काम क्या आता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा कितनी भी ज़्यादा चिकनाई क्यों ना लगी हुई हो, तो ग्रीस क्या होता है? बेसिकली चिकनाई ही होती है, तो उसको रिमूव करने का काम सोडियम हाइड्रोक्साइड करता है। उसको रिमूव करने के बाद और फिर एक बारीक सी पतली लेयर लगा दी जाती है ग्रीस की। तो उससे क्या होता है, ये जो मेटालिक पोर्शन होता है उसके बीच में अगर एक मोटी फिल्म जमा हो चुकी है पुरानी ग्रीस की, तो उसको रिमूव करके नई ग्रीस लगा दी जाती है। तो उससे फिर क्या होता है कि साइकिल काफ़ी स्मूथली चलने लगती है। ठीक है, तो इन डिग्रीसिंग मेटल, ऑयल रिफाइनिंग एंड मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस, डाइज ब्लीचेस वगैरह ये सब बनाने के काम आते हैं। क्लोरीन का एक बड़ा फेमस यूज़ है पानी को साफ़ करना। तो पहला यूज़ वही लिखा हुआ है, टू स्टेरिलाइज
टू स्टेरिलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, तो ड्रिंकिंग वाटर को स्टेरिलाइज मतलब साफ करने के काम आता है। सेकंड, इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के प्रोडक्शन में काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर कपड़े धोने के काम आता है, वाइट कपड़ों के लिए। थर्ड है इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया जाता है क्लोरीन की हेल्प से। फोर्थ है इन मेकिंग प्लास्टिक सच एज पॉलीविनाइल क्लोराइड, पेस्टिसाइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेंट्स एटसेट्रा। पॉलीविनाइल क्लोराइड शायद आप समझते होंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, जिसके पाइप्स बनते हैं, जो ये सैनिटरी पाइप्स होते हैं ना पीवीसी, तो वो देखा भी होगा, ऐड भी आता है पीवीसी पाइप का ना, तो वो पीवीसी। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या है, ये जनरली फ्यूल के तौर पर काम आते हैं। फॉर एग्जांपल सीएनजी हो गया, फॉर एग्जांपल आपका पीएनजी हो गया, जो घरों में पीएनजी पाइप नेचुरल गैस आती है, तो उसको भी आर्टिफिशियली बनाने के काम आता है क्लोरीन। फिर क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जानते क्या होता है? क्लोरोफॉर्म बेहोशी, बेहोश करने की जो दवा होती है उसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेंट्स एटसेट्रा। फिफ्थ है इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग सॉल्वेंट्स फॉर ड्राई क्लीनिंग, तो ड्राई क्लीनिंग करने के भी काम आता है, सॉल्वेंट्स बनाने के काम आता है। फिर है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स टू ऑब्टेन सॉलिड फैट्स कॉल्ड वेजिटेबल घी और मार्गाराइन। ये क्या होता है कि जो ऑयल्स होते हैं ना, ऑयल्स में कोई भी अगर हमने ऑयल लिया, मान लीजिए हमने सरसों का तेल है, ठीक है, तो अगर हमने वो ले लिया मस्टर्ड ऑयल, तो उसको हमने ले लिया और हम ये चाहते हैं कि इसको हम ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं कि हम इसको विदेश भेजना चाहते हैं। अब एक जगह से दूसरी जगह तक अगर हम ऑयल लेकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं स्पिलेज की, लीकेज के चांसेस होते हैं। हम ये चाहते हैं कि इसको कैसे भी करके सॉलिडिफाई कर दें। तो अगर आप उसको फ्रिज में रख दोगे, फ्रीज़र में रख दोगे, तो भी वो जमेगा नहीं, तो फिर फ्रीज़ करके भेजने का जो ऑप्शन है वो भी बेकार हो गया। तो ऐसे में क्या करा जाता है, ख़ास तौर पर जो नेचुरली ऑब्टेन्ड ऑयल होते हैं, जैसे कि आपका मस्टर्ड ऑयल हो गया, कास्टर ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, पीनट ऑयल हो गया, तो इन ऑयल्स को फ्रीज़ करने का एक बड़ा आसान तरीका होता है कि इनको सील्ड पैक जो कंटेनर्स होते हैं उनमें डालकर हाइड्रोजन गैस भर दीजिए उसमें। हाइड्रोजन क्या काम करता है, हाइड्रोजन उन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ऑयल्स को, अनसैचुरेटेड का मतलब है जो फैल सकते हैं, उनको सैचुरेट कर देता है, मतलब जमा देता है, और उसी को क्या बोलते हैं, उसी को वेजिटेबल घी बोल देते हैं। ठीक है, तो पीनट से यूज़ करने वाला भी वेजिटेबल घी मार्केट में मौजूद है। उसका बस फ़ायदा ये होता है कि इट इज़ ईजी टू स्टोर, आसानी से स्टोर करा जा सकता है। और दूसरा, हम ये कहें कि कुछ नुकसान होता है, नुकसान कुछ नहीं होता। अगर ऑयल है, अगर वेजिटेबल घी है, तो वेजिटेबल घी को जब आप यूज़ करेंगे तो सब्जी वगैरह बनाने में यूज़ करेंगे, तो आप उसको फ्राइंग पैन में डालेंगे, फ्राइंग पैन में डालोगे तो वो गर्म होगा, गर्म होते ही हाइड्रोजन इवेपोरेट होकर चली जाती है वापस। ठीक है, और वापस ओरिजिनली मेरे को क्या मिल जाता है, मेरे को मस्टर्ड ऑयल मिल जाता है। ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। ऑयल का हाइड्रोजनेशन करने का मतलब क्या है, ऑयल में आपने हाइड्रोजन को ऐड करके सील्ड बंद कर दिया उसको, तो अब हाइड्रोजन के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा अदर देन टू मिक्स विद द ऑयल। ऑयल के साथ में मिक्स हो जाएगा, मिक्स होकर वो बना देता है जिसको वेजिटेबल घी या वनस्पति घी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो ये याद रहेगा ना वेजिटेबल घी वाला, ये चीज़ मैं स्ट्रेस देकर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वेजिटेबल में से घी निकलता है क्या, तो उसमें से तो घी निकलता नहीं है, तो वेजिटेबल घी कैसे बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है। कोई भी ऑयल आप लेंगे, भाई पीनट ऑयल कैसे मिलेगा, पीनट्स को एक्सट्रैक्ट करके, पीनट्स में से एक्सट्रैक्ट करा जाता है पीनट ऑयल। अब अगर उसको आपको घी में कन्वर्ट करना है, सोयाबीन ऑयल कैसे मिलेगा, देखा ना, फॉर्च्यून का सोयाबीन शुद्ध रिफाइंड ऑयल, ठीक, तो उसमें जो है आप हाइड्रोजन मिक्स कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका सोयाबीन का घी बन जाएगा। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि कुछ उसने सोयाबीन के अंदर से घी निकल के आ गया, वो बना दिया। इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के काम आता है। टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स के लिए अमोनिया बनाने के काम आता है। टू मेक मिथेनॉल, मिथेनॉल समझते हैं, मिथेनॉल, ठीक है, अगर समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मिथेनॉल मतलब नहीं आता सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो न्यूज़पेपर में खबर आती है ना, वो कच्ची शराब पीने से इतने लोगों की मृत्यु हो गई है ना, ये वही कच्ची शराब है। इसमें से फिर पक्की शराब बनाई जाती है, इथेनॉल। ठीक है, फिर उसको बॉटल्स में स्टोर करा जाता है, फिर उसको कहा जाता है कि 12 साल पुरानी, 25 साल पुरानी, इसको पियेंगे तो ज़्यादा नशा होगा, है ना, ज़िंदगी जीने में मज़ा आएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो ये जो है, ये वो चीज़ है मिथेनॉल और इथेनॉल। ठीक, आजकल ऐसे ही दिखाते हैं ना हीरो, पीने के बाद में बस टल्ली हो गया और बस अब फाइट करेगा। चलिए जी, अगला देखिए, लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर रॉकेट्स। समझ गए,
रॉकेट्स का जो फ्यूल है वो हाइड्रोजन होता है, और आने वाले टाइम में जो हम जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं उसमें भी हाइड्रोजन फ्यूल होने लगेगा। ज़्यादा देर की या ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल के अंदर हाइड्रोजन फ्यूल ऑपरेटेड कार्स, स्कूटर्स आने लगेंगे। सर लेकिन अभी ये भी तो बोला जा रहा है कि इथेनॉल और पेट्रोल को मिला करके चलाया जाता है। एक्चुअली इथेनॉल और पेट्रोल को मिलाकर तो अभी भी चला रहे हैं। जो हमें पेट्रोल पंप्स पर जो पेट्रोल मिल रहा है, क्योंकि पेट्रोल हमारे कंट्री में पैदा होता ही नहीं है, नेचुरल ऑयल यहाँ मिलता ही नहीं है, तो होता क्या है कि इसको हमें मंगाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उसकी सप्लाई को। लेकिन हमारे यहाँ पर शुगर केन बहुत है, तो शुगर केन का एक बाई प्रोडक्ट इथेनॉल है, एक बाई प्रोडक्ट मीथेनॉल है। मीथेनॉल डेंजरस है, मतलब इट इज़ डेंजरस टू कंज्यूम, लोग इसको कंज्यूम कर लेते हैं, मर जाते हैं फिर। और जो इथेनॉल है, इथेनॉल क्या है कि इथेनॉल उतना डेंजरस नहीं है, लेकिन हाँ इथेनॉल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसको पेट्रोल के साथ आपने 1:9 के रेशो में मिक्स कर दिया, मतलब 100 ml अगर आप इथेनॉल ले रहे हैं तो 900 ml आप पेट्रोल लें और उसको मिक्स करके चला रहे हैं, तो इंजन भी ठीक रहता है और गाड़ी भी ठीक चलती है और कोई ऐसा पॉल्यूशन नहीं होता। उसका रेशो फिर कुछ टाइम बाद बढ़ाया गया, जैसे स्टैंडर्ड बढ़ाया जाता है ना व्हीकल्स का, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, पहले आते थे BS3 व्हीकल्स, फिर BS4, फिर BS5 और BS6 व्हीकल्स आते हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें इथेनॉल की परसेंटेज बढ़ा दी गई है, वो 30% इथेनॉल और 70% पेट्रोल ये होता है। तो अब आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होने वाला है, उसको टोटली इथेनॉल से ही व्हीकल्स जो है वो चला करेंगे, और इथेनॉल को ग्रीन फ्यूल के नाम से या बायो फ्यूल के नाम से ये प्रोजेक्ट करने वाले हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 साल तक। जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उसकी अभी स्टेटमेंट आई थी, अभी स्टेटमेंट आई थी 4-5 हफ्ते हुए अभी, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, सब जगह आया था, सोशल मीडिया वगैरह पर भी आया था कि शायद 5 साल के अंदर पेट्रोल बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाएगा, यूज़ नहीं करेंगे लोग, महंगा इतना है। चलिए जी आगे देखिएगा, अगला है यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर क्लीनिंग आयरन शीट्स बिफोर टिन प्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ इसमें HCl नहीं है, HCl के यूजेस बता रहा हूँ मैं, उसमें HCl नहीं है। In the preparation of chloride such as ammonium chloride which is used in tricells, in the production of medicines and cosmetics, in textiles, dyeing and tanning industries, in making plastics like polyvinyl chloride। ठीक है, तो ये 5-5, 6-6 यूजेस दे रखे हैं, कोई 3-3 भी अगर आपको याद रह गए तो बहुत है, ठीक है ना, साथ में यूजेस पूछ लिए जाते हैं। अगला देखेंगे जी, अगला टॉपिक है हमारा पहला जो सॉल्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट जो था NaCl। NaCl की हेल्प से एक हमने बनाया NaOH। NaOH जो बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, याद रहेगा। आगे चलते हैं, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स होते हैं। वॉशिंग सोडा हो जाएगा ना, तो बेकिंग सोडा भी बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है, 3 स्टेप है, अ कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, ब्राइन बोलते हैं। अ कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड is reacted with ammonia and carbon dioxide to obtain sodium hydrogen carbonate। तो ये जो रिएक्शन है 3 स्टेप में बनेगा हमारा वॉशिंग सोडा। तो तो ये बन गया NaHCO3 प्लस NH4Cl प्लस NH4Cl। ये जो NaHCO3 है इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। ये चीज़ मत सोचिएगा कि जैसे ये होता है Na2CO3, तो यहाँ पर मेरे को 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 मतलब बाई, तो इसका मतलब क्या, आप इसको 2 बोल देंगे, आप इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोल देंगे, नहीं, NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर बाई बोला जाता तो भाई सोडियम को बोला जाता, कार्बोनेट को क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोला जाता है।
अब इसको सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों बोलते हैं? इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलने का रीज़न ये है कि ये जो कार्बोनेट है ना, ये जो कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट की वैलेंसी 2- होती है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एक सोडियम से कर रहा है और एक हाइड्रोजन से कर रहा है, तो 2 जगह से ले रहा है, इस वजह से बाइकार्बोनेट। समझ रहे हैं? बाई 2- का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक सोडियम से एक्सेप्ट कर रहा है, एक हाइड्रोजन से एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, उसके बाद आगे चलें। हियर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म्ड इज ओनली स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। तो ये पानी में बहुत थोड़ा सा घुल पाता है, ज़्यादा नहीं घुल पाता। तो सो इट प्रेसिपिटेट आउट एज अ सॉलिड। तो ये जो मिलता है ना मेरे को, ये एक सॉलिड के तौर पर मिल जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट कहाँ पर होगा? अच्छा, जितने भी हम रिएक्शन कर रहे हैं ये सारे रिएक्शन कहाँ होते हैं? ये टेस्ट ट्यूब के अंदर होते हैं। आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर ही NaCl डाल दिया, उसी के अंदर अमोनिया गैस इंसर्ट करी, उसी में वाटर डाला, उसी में कार्बन डाइऑक्साइड डाला। सेकंड देखिए, सेकंड स्टेप, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ड्राइड एंड हीटेड। ये जो टेस्ट ट्यूब में मेरे को 2 आइटम मिल गए, NH4Cl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये जो है ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। अभी क्या करो, टेस्ट ट्यूब को लो, किसी दूसरी टेस्ट ट्यूब पर लगाओ, बीच में फिल्टर पेपर लगाओ और उसको डाल दो उसमें। तो जो आपका ये अमोनियम क्लोराइड है ये तो फिल्टर आउट हो गया, फिल्टर पेपर पर आ गया। जो बचा वो क्या मिला? NaHCO3। ठीक है, मैं उल्टा बोल गया, सॉरी। ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये तो टेस्ट ट्यूब में चला गया, और ये सॉलिड है, ये सॉलिड हमारे पास फिल्टर पेपर में आ गया। तो ये जो सॉलिड हमारे पास फिल्टर पेपर में आ गया, अब हम क्या करेंगे, इस सॉलिड को थोड़ा सा ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे और थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे, ताकि इसके अंदर से वाटर कंटेंट पूरी तरह से निकल जाए। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, फिर इसको तेज़ी से हीट करते चले जाएंगे। NaHCO3 को लिया, और हीट कर दिए। ये हीटिंग का सिंबल होता है, ट्रायंगल बना दीजिए। तो क्या मिलेगा? Na2CO3 क्या मिल गया? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है सोडा ऐश। किसमें यूज़ होता है? फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा ऐश फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें यूज़ होता है। द एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड हियर इज कॉल्ड सोडा ऐश। एनहाइड्रस का मतलब क्या है कि ये बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होता। एनहाइड्रस मतलब पानी इसमें से रिमूव्ड है, पूरी तरह से रिमूव्ड है। अब क्या करना है, मुझे एनहाइड्रस चीज़ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं उसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर दूँ। तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, पानी ऐड करना है। ये जो NO2CO3 है, Na2CO3, इसमें आपने क्या करा, इसमें आपने क्या चीज़ दोबारा? हाँ, इसका ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ये कहता है कि आपको 10 मॉलिक्यूल चाहिए ही चाहिए। Na2CO3 अगर मान लीजिए आपने ले लिया 5 ग्राम, तो आप वाटर कितना लेंगे? 10 5 50 ग्राम। तो ये कॉम्पोजिशन है। जैसे हम वाटर बनाते हैं ना, तो वाटर बनाने का कॉम्पोजिशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 1:8। तो ऐसे ही इसमें फिक्स है कि आपको 10 मॉलिक्यूल लेने हैं। अब जो 10 मॉलिक्यूल वाटर के लेंगे वो इसके साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इसको जो है सिर्फ और सिर्फ इसको हाइड्रेटेड कर देंगे। मतलब कि आपको ये लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन रहेगा Na2CO3। तो ऐसी चीज़ को जिसका फॉर्म चेंज नहीं होता, बस वो लिक्विफाई हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे? Na2CO3 डॉट 10H2 डॉट 10H2। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है ये। ऐसा है कि हमारे ये मजबूरी थी कि NaHCO3 को हमको गर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसको हम गर्म करेंगे। गर्म जब तक हम करेंगे नहीं तब तक मेरे पास Na2CO3 आएगा। और जो Na2CO3 है ये जो हमको मिलता है, ये टोटली एनहाइड्रस मिलता है। मतलब इसमें पानी होता ही नहीं है, बिल्कुल गायब हो जाता है पानी, एकदम सूखा पाउडर मिलता है। इसीलिए राख वाला, ऐश का मतलब क्या होता है? राख। ठीक है, तो सोडा ऐश इसीलिए बोला जाता है कि सोडियम की ऐश है एक तरह से, इसलिए सोडा ऐश बोलते हैं। अब अगर मेरे को वॉशिंग सोडा बनाना है, तो वॉशिंग सोडा बनाने के लिए भाई मेरे को डाइल्यूटेड सॉल्यूशन चाहिए। अब डाइल्यूट करने के लिए तो पानी ऐड करना पड़ेगा ना, तो पानी ऐड कर दिया इसमें, लेकिन
इससे इसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हुआ, बस इतना था कि ये सॉलिड था, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं नमक की बात करता हूँ तो NaCl को, नमक को अगर हम पानी में घोल देते हैं तो वो क्या बन जाता है? सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन का फॉर्मूला बताओ भाई क्या होता है? फॉर्मूला बताओ सॉल्ट सॉल्यूशन का। सॉल्ट का क्या होता है? NaCl। तो इसीलिए फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आया ना, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए वो कंपाउंड नहीं है, वो मिक्सचर है, वो मिक्सचर है। तो ये जो मिला दिस इज ऑल्सो मिक्सचर, ये कंपाउंड नहीं है। तो क्या है कि Na2CO3 सिर्फ पानी में ऐड कर देना। जैसे बताया था ना कि जब एसिड होता है तो एसिड पानी की प्रेजेंस में ही अपना एसिडिटी दिखाता है, अपना प्रॉपर्टी दिखाता है, वही काम है। तो ये जो डॉट 10H2O करके लिख दिया है, दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है कि इसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलेंगे मेरे को Na2CO3 के, सॉलिड फॉर्म में होगा। तो सॉलिड फॉर्म में क्या मिलेगा? क्रिस्टल ही तो मिलेगा ना। अगर मान लीजिए मैं चीनी की भी बात करता हूँ तो उसके भी क्रिस्टल होते हैं, मैं नमक की बात करता हूँ तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है, लेकिन होते तो छोटे छोटे क्रिस्टल ही हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको इस वजह से बोला जाता है कि भाई वाटर तो है, घुल भी गया इसमें, लेकिन इसकी क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी को उसने ख़राब नहीं करा, वो ऐसा का ऐसे ही रहा। तो ये चीज़ आपको एज इट इज़ सीधा बता रहा हूँ, एज इट इज़ रटना है, ये वाला इक्वेशन है, ठीक है। फिर डॉट 10H2 आपको उसके अंदर चिपका देना है, बस तब जाकर आपका ये बनेगा वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो अगर हाँ सर वॉशिंग सोडा सर एक ही चीज़ होती है? वॉशिंग सोडा और सर नहीं, दोनों अलग चीज़ है। हम क्या करेंगे कि जो वॉशिंग सोडा है ना, वॉशिंग सोडा को डायरेक्टली हम कपड़ों पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो कपड़े खराब हो जाएंगे, कट जाएंगे, फट जाएंगे, ठीक है। लेकिन वॉशिंग सोडा यूज़ करा जाता है डिटर्जेंट बनाने में, वो हम कार्बन वाले चैप्टर में करेंगे। बड़ा मतलब मेरे को बड़ा मतलब बेकार लग रहा था पिछले 2 सालों से कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स टॉपिक हटा दिया था। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सोप्स की क्लींजिंग प्रॉपर्टी कैसे होती है, सोप को बनाया कैसे जाता है। मतलब जब हम उसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे ना, 4 स्टेप का प्रिपरेशन है, आपका खुद मन करने लगेगा कि अगर कहीं से मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाए तो मैं घर में सोप बना लूँगा। और लोग पहले बनाते थे, अगर आप कभी पूछेंगे ना, अगर ग्रैंडफादर आपके हों अभी, तो आप अगर उनसे पूछेंगे वो बताएंगे कि घरों में भी लोग सोप बनाते थे पहले, ठीक है। तो और आज भी आप ये देखिए, ये जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे एक आपने सुना होगा वो क्या होता है, वो घड़ी डिटर्जेंट का देखा है ना, वो ऐड आता है, तो वो कानपुर में उसने अपने घर से बनाना शुरू करा था, ठीक है। और आज बहुत बड़ी कंपनी में बन गई है, तो उन्होंने अपने घर से ही बनाना शुरू करा था। तो ये चीज़ें घर में बनाई जा सकती हैं। तो कुछ तो ऐसे प्रैक्टिकल टॉपिक्स होने चाहिए सिलेबस में जिसको बच्चा अपने मतलब डे टू डे लाइफ से रिलेट करके देख सके। चलिए जी, उसके बाद अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वॉशिंग सोडा पर। भाई ऑनलाइन वालों को क्लियर है यहाँ तक? बता दीजिए। सोमिल, विधि, आकाश, यस सर। चलिए ठीक है, आगे चलता हूँ। प्रॉपर्टीज़ देखिए, ओके। प्रॉपर्टीज़ देखिए, वॉशिंग सोडा इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सेकंड है, वॉशिंग सोडा इज वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर। वॉशिंग सोडा जो है ये एक ऐसा मेटल कार्बोनेट होता है जो पानी में घुल जाता है, घुल ही गया पानी में, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज एल्कलाइन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो जो सॉल्यूशन होता है वॉशिंग सोडा का वो एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन मतलब बेसिक होता है नेचर में, तो वो उसको रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। वॉशिंग सोडा हैज़ डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज और क्लींजिंग प्रॉपर्टीज, सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डिटर्जेंट्स। डायरेक्टली नहीं यूज़ करते, फॉर मेकिंग डिटर्जेंट्स, ठीक है। हाँ, वो जो होते हैं ना नदी के किनारे जो बैठे रहते हैं, जो धोबी होते हैं, धोबी घाट, तो धोबी घाट पर जो होता है वहाँ पर डायरेक्ट वो वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनको बहुत बड़े बड़े जैसे ये बैंक्वेट हॉल्स होते हैं और उसमें जो बड़ी बड़ी जो कालीन बिछाए जाते हैं ना, कारपेट्स बिछाए जाते हैं, उनको वो धोने होते हैं। अब वो इतने मुश्किल होते हैं, पता चला बंदा तो सर्फ एक्सेल ही डालता रह जाएगा उस पर, वो साफ़ ही नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि मतलब गंदे जूते लेकर सब लोग उस पर चलते हैं, तो उसको साफ़ करने के लिए तो फिर कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ चाहिए। तो वो लोग सीधा वॉशिंग सोडा डालते हैं, थोड़ा सा वॉशिंग सोडा डालते हैं, पानी डालते हैं, उसको पटकते हैं, वो साफ़ हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये भी टॉपिक है हमारे उसमें कार्बन वाले चैप्टर में, ये भी है कि कपड़ों को ऐसे पटका क्यों जाता है साफ़ करने के लिए? कार्बन ही पढ़ लेते हैं क्या? पहले कार्बन ही पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ एक ही हो जाएंगी। अरे नहीं, पहले इसको तो बचाना तो थोड़ा सा तो बचा, कैसी बात कर रहे हो? 4 पेज बचे हुए हैं पहले कार्बन। चलो भैया, हाँ जी, चले भैया आगे। वेदांत सब ठीक है, चले आगे। चलिए जी, यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा। हाँ भाई, इसके यूजेस देखिएगा।
तो पहला यूजेज है, इट इज़ यूज एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज लाइक वॉशिंग क्लोथ्स। तो वॉशिंग क्लोथ्स मतलब घर पर नहीं करते यूज़, घर पर नहीं करते, ये धोबी वगैरह यूज़ करते हैं इसको। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के ये काम आता है। हार्डनेस जानते हैं क्या होता है? अरे वाटर की हार्डनेस भाई, सर उसका खारा बन और कुछ सॉल्ट कंटेंट। और कुछ चलिए, कहा तुमने भी ठीक, कहा तुमने भी ठीक। पानी का खारापन या जो पानी है, पानी की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमने पानी को साबुन में मिक्स करा तो वो तुरंत ना झाग बना देता है, ठीक है। अगर हम पानी को यूज़ करते रहें और वो झाग ना बनाए, अगर उसके ऊपर हम साबुन यूज़ करते रहें, कपड़ा गीला करें, साबुन यूज़ करें और वो झाग ना बनाए, तो इसका मतलब क्या है कि भाई पानी जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, नोएडा जाकर देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। बोरेक्स क्या होता है? कैरम बोर्ड खेलते हो? कैरम बोर्ड के ऊपर एक छोटी सी डिब्बी आती है, उसको छिड़क देते हैं, पूरा बोरिक पाउडर बोलते हैं, कुछ लोग बोरिक एसिड बोलते हैं, वो बोरेक्स से बना होता है। तो उससे क्या होता है, वो थोड़ा उसका जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाता है। चलिए, तो बेकिंग सोडा देखिएगा, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, वो जो है ना मतलब देखना, और वो छोटी सी डिब्बी आती है उसकी, और वो ऐसे ही आएगा 20-25 रुपए का आता है, और वो बहुत थोड़ा सा डाला जाता है। और जब उसको पूरे उस पर फैला देते हैं ना, पूरे कैरम बोर्ड पर फैला देते हैं, तो ऐसा लगता है जो कैरम बोर्ड की जो गीटियाँ हैं ना, वो ऐसा लगता है कि वो फिसलती हुई जा रही हैं, और ऐसा लगता है कि कुछ मतलब वो रोलिंग फ्रिक्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पाउडर में डालता है वो। स्टोर पाउडर में ये होता है कि वो जो वुडन सरफेस है, वुडन सरफेस उस वाले पाउडर को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन इस पाउडर को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो इसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स लुढ़कते हैं, और उसके ऊपर जैसे कि आप समझ लीजिए, जैसे कि छोटी छोटी बॉल्स जो हैं वो लुढ़कती हुई जा रही हैं, रोलिंग मोशन, और उसके ऊपर गीटियाँ हैं, वो गीटियाँ भी रोल करती हुई जा रही हैं। तो ये अंतर होता है। ठंडक नहीं है। चलिए जी, उसके बाद हम ये कहेंगे बेकिंग सोडा, द फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaHCO3। फार्मूला क्या है बेकिंग सोडा का? NaHCO3। NaHCO3 का है ये रहा। तो इसके लिए मुझे कुछ नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वॉशिंग सोडा में हमने क्या करा, 1, 2 और 3 स्टेप ये फॉलो करें। सॉरी, 1, 2, 3। हाँ सर, Na2CO3 को हम बेकिंग वॉशिंग सोडा कह सकते हैं या फिर नहीं, Na2CO3 को तो सोडा ऐश कहेंगे। जब तक उसमें पानी नहीं मिलाएंगे तब तक उसको वॉशिंग सोडा नहीं कह सकते, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है, यहाँ तक चले आगे। हाँ, अब 1, 2 और 3 स्टेप हो गए वॉशिंग सोडा के। बेकिंग सोडा में 1 स्टेप बस, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है, NaHCO3। तो बस ये पहली वाली रिएक्शन जो ये मिला है ना मेरे को NaHCO3, यही बेकिंग सोडा है, यही बेकिंग सोडा है। देखिएगा, sodium hydrogen carbonate is produced on a large scale by reacting a cold and concentrated solution of sodium chloride or brine with ammonia and carbon dioxide. NaCl plus NH3 plus H2O plus CO2. NaCl plus NH3 plus H2O plus CO2 gives NaHCO3 plus NH4Cl। बस इतनी रिएक्शन इसमें करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। बस पहले ही स्टेप में हमको ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा मिल गया था। प्रॉपर्टीज देखिए बेकिंग सोडा की। पहली है, इट कंसिस्ट ऑफ वाइट क्रिस्टल्स विच आर स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। इसमें क्या होता है, वाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं जो कि बड़ी मुश्किल से पानी में घुलते हैं, ठीक है भाई, पीछे समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, सेकंड प्रॉपर्टी देखिएगा, इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज माइल्डली अल्कलाइन। माइल्ड होता है, नॉन कोरोसिव होता है। माइल्ड मतलब खराब नहीं करता किसी चीज़ को, नॉन कोरोसिव मतलब वही मेटल वगैरह को कोरोड नहीं करता। फिर एक्शन ऑफ हीट, हीट का क्या एक्शन होता है, ये भी कुछ नई चीज़ नहीं है। पेज नंबर 35 पर देखिएगा, एक्शन ऑफ हीट। अगर NaHCO3 को गर्म कर देते हैं तो ये रिएक्शन है, तो ये भी आपका उसी में से आपको कर लेना है, वॉशिंग सोडा में से। तो वॉशिंग सोडा अगर कर लिया तो भाई बेकिंग सोडा अपने आप हो गया, ठीक है। उसके बाद यूजेस देख लीजिए इसके, यूजेस बड़े अच्छे हैं, खाना वाना बनाने में, एसिडिटी को दूर करने में काम आता है। बेकिंग सोडा इज यूज एज एन एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक। तो स्टमक की एसिडिटी को दूर करने में बेकिंग सोडा काम आता है। बेकिंग सोडा खा लीजिए, एसिडिटी दूर हो जाएगी।
उसके बाद सेकंड है बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर यूज्ड इन मेकिंग केक्स ब्रेड्स एक्सेट्रा। ठीक, अब बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन लर्न करना पड़ेगा आगे। तो देखिएगा NaCO3 है, इसमें NaCO3 को भी एक्वस फॉर्म में ही लेना है। NaCO3 जो हमको मिला वो एक्वस फॉर्म में ही मिला है यहाँ पर, तभी उसको गर्म करके जो है सोडा ऐश बनाया जाता है। तो जो यहाँ पर मिला है वो एक्वस फॉर्म में ही मिला है, मतलब गीला है वो पहले से, उसमें वाटर कंटेंट है और उसमें आपने हाइड्रोजन आयन ऐड कर दिया। हाइड्रोजन आयन कहाँ से निकालूंगा भाई, हाइड्रोजन आयन कहाँ से निकालेंगे, अरे वाटर से क्या निकालेंगे, पानी तो उसमें पहले से ही है, और पानी डाल दें उसमें, बताओ ना। हाइड्रोजन आयन भाई कौन सा चैप्टर पढ़ रहा हूँ मैं, एसिड बेस सॉल्ट, हाइड्रोजन आयन कहाँ मिलेंगे, सारे के सारे ब्लैंक बैठे। वो कैनाबिस का छोड़ो। क्या नाम है उसको, छोड़ो। बताओ भाई हाइड्रोजन आयन कहाँ मिलेंगे, एसिड में, एसिड में, एसिड में मिलेंगे, ठीक है ना। और अच्छा ऐसे ही बोला जाए कि OH माइनस आयन कहाँ मिलेंगे, बेस में। पता नहीं यार इतना सोच रहे हो। तो H प्लस आयन मिलेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है भाई इसमें H2SO4 डाल दिया, ठीक है। फिर वही बात, वाटर तो इसमें पहले से ही है, अब वाटर इसमें ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन आयन जो निकालेंगे, निकाला जा सकता है वाटर में से, ठीक है, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस है। अगर इसमें पहले से ही पानी मौजूद है, इसमें पहले से ही पानी मौजूद है, तो भाई एसिड में पानी, जब भी हम पानी में एसिड डालते हैं तो NaHCO3 है, NaHCO3 में एसिड डाल दो, NaHCO3 में जैसे ही आप एसिड डालेंगे तो वो तो पहले से ही एक्वस है, वाटर कंटेंट उसमें है, तो एसिड वाटर में डिजोल्व होते ही उसके H% टूट कर अलग हो जाते हैं, सिंपल, ठीक है ना। हमने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस नहीं करा था एसिड्स में, हमने हाइड्रोलिसिस करा था कि जैसे ही उसको पानी में डालते हैं तो उसके H% टूट कर अलग हो जाते हैं। तो हमें यही करना है, खतरनाक एसिड नहीं, थोड़ा ऐसा एसिड जिसको खाया जा सके। तो टार्टारिक एसिड लिखा है यहाँ पर रिएक्शन में, हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड कहाँ से मिलता है भाई, बिना क्या छोड़ो। बता दो, सर यस, इमली से मिल जाता है, इमली से, ठीक है ना, टर्मरिक। टर्मरिक, तो वहाँ से टार्टारिक एसिड मिल जाएगा हमको। अच्छा, तो Na प्लस एक्वस सॉल्यूशन हमको अलग मिल जाएगा यहाँ पर, Na प्लस आयन अलग हो जाएंगे, CO2 अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। अब सुनना जरा ध्यान से क्या करना है। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टारिक एसिड। क्या करते हैं, जो मैदा होती है या आटा होता है उसको गूंद लिया, उसको गूंदने के बाद में क्या किया जाता है, उसको पूरा रोटी की तरह फैला दिया जाता है, फैलाने के बाद उसके ऊपर छिड़क दिया जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा छिड़कने के बाद में टार्टारिक एसिड दिया जाता है, टार्टारिक एसिड उसमें डाल दिया जाता है। जब टार्टारिक एसिड उसमें डाला तो वो क्या बन जाता है, वो बेकिंग पाउडर, वो आपका जो है वो बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। अब बेकिंग पाउडर क्या काम करेगा, जैसे ही आपने बेकिंग सोडा लिया और बेकिंग सोडा में आपने टार्टारिक एसिड मिक्स कर दिया, तो वो क्या करेगा कि Na प्लस आयन अलग हो जाएंगे, CO2 अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। तो होगा क्या, आपने उसको तभी डाल दिया अवन में, तो अवन में डालते ही होगा क्या कि ये जो Na प्लस आयन अलग हुआ, Na प्लस आयन उसी के ऊपर पड़ा रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सोडियम हम खा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सोडियम का आयन्स है, तो सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस ये बॉडी के लिए एसेंशियल होता है, तो वो हमने इसमें रहेगा, उसी पर ब्रेड पर फैला रहेगा। और जो CO2 है, CO2 एंट्रैप हो जाता है उसके अंदर। तो CO2 की प्रॉपर्टी क्या है, गैस है, गैस है तो वो फूल कर बाहर निकलने की कोशिश करेगी। अब लेयर जो है जैसे रोटी फूलती है उसी तरीके से क्या होगा कि वो फूलना शुरू होगा, और फूलेगा क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की कोशिश करेगी, निकलने की जगह नहीं मिलेगी उसको, ठीक है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, वो उसकी जो पार्टिकल्स हैं, उस सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं जो आपने फैला दिया है, उस सॉलिड के पार्टिकल्स को खींचना शुरू करेगी अपने साथ ऊपर कि भाई मुझे निकलने दो, मुझे बाहर निकलना है। अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल नहीं पाएगी, मोरोवर साथ में H2O बना हुआ है, तो H2O का क्या काम होगा, H2O उसको फूलने नहीं देगा, H2O उसको फूलने नहीं देगा। आपने माइक्रोवेव ओवन चालू कर दिया, तो ओवन क्या करेगा, ओवन सबसे पहले उस वाटर को खींच के बाहर निकालना शुरू करेगा।
गर्म करेगा तो वाटर तो निकलना शुरू होगा बाहर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के धोखे में आएगी कि ये वाटर मेरे को इवेपोरेट करके ले जाएगा अपने साथ। वाटर ने धोखा दे दिया, वाटर चला गया चुपचाप, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बनी रह गई? नीचे वाली लेयर और ऊपर वाली लेयर के बीच में पिज़्ज़ा का बेस तैयार हो गया, ठीक है, ब्रेड तैयार हो गई, बंस तैयार हो गए, ये हो गया। समझ गए? तो कुल मिलाकर डायरेक्टली अगर कहा जाए कि भाई डायरेक्टली बेकिंग पाउडर आपको चाहिए तो डायरेक्टली बेकिंग पाउडर भी मार्केट में मिलता है। उसमें फिर आपको क्या करना है, उसमें आपको एक डिब्बी से बेकिंग सोडा और एक डिब्बी से टार्टारिक एसिड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वो उनको कंपोजिशन पहले से ही वो लैब में तैयार करके और बेकिंग पाउडर मार्केट में मिलता है। तो बेकिंग पाउडर को डाल दिया, भाई बेकिंग सोडा खा सकते हो, बेकिंग पाउडर मत खा लेना अगर घर पे हो तो, ठीक है। पेट ऐसे फूल जाएगा और पेट पकड़ के घूमोगे कि ये हुआ क्या मेरे साथ में। क्या होगा, ये जो CO2 है, ये CO2 को निकलने की जगह नहीं मिलेगी, ठीक, हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये काम मत कर देना। तो बेकिंग पाउडर जो है वो सिर्फ ब्रेड पर डाला जाता है, वो भी कब, जब उसको जैसे रोटी की तरह रोटी बेलते हैं ना, तो बेल कर और एक मतलब बिल्कुल पतली नहीं बेली जाती, थोड़ा सा मोटा उसको रखा जाता है ताकि वो थोड़ा सा और फूल कर और अच्छा फ्लफी मिल जाए। केक वगैरह बनाने में भी यही काम आता है, केक भी इसी तरह से फूलता है। हाँ जी, समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड, अब सुन लीजिए जो मैंने चीज़ समझाई है ना, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, सुन लो इस कहानी को। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस गेट्स ट्रैप्ड इन द वेट डो। डो क्या होता है? कोई गुंदा हुआ आटा जो होता है। एंड बबल्स आउट स्लोली मेकिंग द केक और ब्रेड टू राइज एंड बिकम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो वो फूलना शुरू हो जाता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता। इट गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड दैट, ठीक है। इफ़ ओनली बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन मेकिंग केक, आप ये कहें कि अगर सिर्फ बेकिंग सोडा यूज़ करें, मैं ये टार्टारिक एसिड यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वही वाली चीज़ कि बेकिंग सोडा ऐड करा, बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद में H तो इसके अंदर है ही, H+ आयन तो है ही, तो क्या करेंगे? उससे क्या होता है ना, बस एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जो केक बनेगा वो कड़वा बनेगा, ठीक है, तो फिर कोई खाएगा नहीं उसको, इसलिए। और ये जो है जब जब ब्रेड बनती है, ब्रेड का कोई स्वाद होता है क्या? मीठा, खट्टा, कोई स्वाद होता है क्या? न्यूट्रल टेस्ट होता है। न्यूट्रल टेस्ट कैसे हुआ ये तो बताओ जरा, बताइए। अरे सोचो, अभी अभी बताइए। एक प्रॉपर्टी इसकी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की एक प्रॉपर्टी का बेसिक होता है नेचर में, ये बेसिक है, इसमें एसिड ऐड कर दिया तो एसिड और बेस क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर सिर्फ एसिड होता तो खट्टा होता, आप कहोगे यार मैं खट्टा एसिड ऐड कर रहा हूँ इसमें, तो क्या हो रहा है कि जब खट्टा एसिड ऐड कर रहा हूँ तो खट्टा क्यों नहीं हो रहा? भाई ये बेसिक है, ये कड़वा है, खट्टा और कड़वा कैंसिल कर देते हैं। सीरियसली भाई, एसिड का बेसिक डेफिनेशन यही है, दे आर सोर इन टेस्ट, और बेसिस की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि दे आर बिटर इन टेस्ट। तो खट्टा और कड़वा कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, समझ गए? तो अगर कभी नींबू खाया है ना, अगर कभी नींबू खाया है तो कुछ कड़वी चीज़ खा लेना, मुंह का स्वाद एकदम न्यूट्रल हो जाए, ठीक। सर ढोकला भी सही बनता है। हाँ, ढोकला भी इसी से बनता है। हम मेरे से इनको मंगवा दिया था। वो इनो में ये चीज़ होती है, इनो में ये चीज़ होती है। तो देखिएगा, इफ ओनली बेकिंग सोडा इज यूज्ड, अरे सुन लो, ये जो कहानी बताई है इसको जरा शब्दों में बयान कर रहा हूँ तो सुन लो। इफ ओनली बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन मेकिंग केक और ब्रेड, देन सोडियम कार्बोनेट फॉर्म्ड फ्रॉम इट बाय द एक्शन ऑफ हीट विल गिव अ बिटर टेस्ट टू केक और ब्रेड। कड़वा बना देगा, क्योंकि अकेला यही है, बेस है, बेस तो कड़वा होता है। अब एडवांटेज सुनिए, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग बेकिंग पाउडर इज दैट टार्टारिक एसिड प्रेजेंट इन इट कैन रिएक्ट विद एनी सोडियम कार्बोनेट फॉर्म्ड एंड न्यूट्रलाइज इट, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये एडवांटेज है कि ना तो आपको कोई ऐसा है कि कोई बेस जा रहा हो बॉडी के अंदर, ना ऐसा है कि कोई एसिड जा रहा है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो आप ब्रेड को आराम से कितना भी खा सकते हैं। और पेज नंबर 36 पर आइए, इसमें है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो इसको फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ करा जाता है। बताइए बेटा, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताएं। हाँ जी, इसके बाद हम आते हैं ब्लीचिंग पाउडर पर। तो जो सोडियम क्लोराइड है, नमक जो है, उससे बनने वाले जो तीनों कंपाउंड्स हैं वो हमने कर लिए, ठीक है। लास्ट टॉपिक है ये कार्बन, ये इसके एसिड बेस के सॉल्ट्स के जो कंपाउंड्स हैं, ये लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा है। इसके बाद आप ये देखिए पेज नंबर 36 पर ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर, और उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस खत्म। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ना, मैं एक काम करूँगा, करवा दूँगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है,
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, लेकिन छोटा सा टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही है जो TANH2 है, जो कंपाउंड नहीं बनाता उसके साथ सिर्फ मिक्सअप होकर रह जाता है बस। चलिए जी, तो नोट सुनिएगा, ये ब्लीचिंग पाउडर में क्या है। अरे ब्लीचिंग पाउडर वाला सुनिए, वो शांत बैठा हुआ है, इससे कुछ प्रूव हो रहा है आज, इससे कुछ प्रूव हो रहा है ना। ये कल्प्रिट यही है, अरे यही शोर मचाता है। यही सर, वो मैं बताऊँ सर, इसका बस में भी ऐसी हाल है, देख। सारे चुप रहेंगे, चिल्ला के माहौल बिगाड़ देगा। बस तो यही है, आज पोल खुल गई इसकी। हम सारे सुन रहे हैं, बैठ के बात कर रहा हो तो बीच में आ जाएगा। सर झूठ बोल रहा। चलो, अच्छा तुम दोनों के अलावा रेहान में कोई है? सर ये बता दो दूसरे बैच में भी आगे। दूसरे बैच में तो है, तुम बच्चे हैं शायद, है ना। तो मतलब रेहान का ये तुम्हारे बाद यही आया, तो इसने सही में पोल खोली है तुम्हारी, नहीं तो और किसी को इतना गलती पता हड्डी नहीं। बुला के मैंने। चलिए देखिएगा, तो और को आ जाएगा। इंडोर पिट जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा। CaOCl, कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम। इसको क्लोराइड ऑफ लाइम इसको बाइंड नहीं करते। किसको कहूँ बताओ? देखो Cl को 2 चाहिए ना। नहीं, मैं बताता हूँ। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2+, और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1-। ठीक है। ठीक है, तो उसको 2 नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। तो अब आप ये देखिएगा, ऐसे देखे तो अच्छे नंबर आते हैं। अरे बस भाई बस, कोई बात नहीं। किससे अच्छे आते हैं? तुमसे। तो चैलेंज है फिर ये, अब इससे अच्छे लाकर दिखाना, ठीक है। तो तुम्हें कोशिश करनी है कि अच्छे ही बने रहे, श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ हो जाओ, है। चलो जी, वैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे को उम्मीदें हैं तुमसे और तुम अच्छा कर सकते हो, बस रेगुलरिटी। नहीं, वो मेरे को मालूम है, वो मेरे को मालूम है, पर वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन बहुत अच्छे से पढ़ता है, वो फिर रेगुलरिटी का इशू है इसके साथ। रेगुलरिटी बनाकर रखोगे ना तो श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ हो जाओगे। चलिए जी, अरे समझते भी हो ऐसे शब्द, समझते हो कि नहीं? यस सर। अच्छा, अरे जनरली बच्चों के हिंदी में कम रह जाते हैं ना नंबर, मैंने कहा पूछ लेना। 12 फेल हो गया। और हाँ, एक चीज़ और करना, आपके यहाँ पर वो होता है ना हिंदी में, वो निबंध वगैरह तो आता होगा ना। चलिए कोशिश करना। मैं एक तरीका बताऊंगा हिंदी में अच्छे नंबर लेने का। एक तरीका है कि कोई ना 10-12 श्लोक याद कर लेना। 10-12 श्लोक एंड में श्लोक नहीं लिखते। जैसे कई बार टॉपिक्स आ जाते हैं कि इस पर आपको कुछ लिखना है, इस पर कुछ लिखना है, तो उसमें वो श्लोक जरूर इंक्लूड कर दीजिए। तो उससे क्या होता है, उससे लगता है कि यार बच्चे ने पता नहीं कुछ एक्स्ट्रा मेहनत कर रखी है, कर कुछ नहीं रखी। तो 10 श्लोक याद है, वो कहीं ना कहीं उसको हम फिट बिठाई देते हैं। 10 लोग याद करने में आधे चैप्टर हो जाएंगे। हाँ? किसमें लिखनी आती है? ये ऐसा हो गया कि जैसे लाइन्स होगी, पोएम की लाइन्स होगी, बस तो वो संस्कृत में होते हैं, और संस्कृत से ही हिंदी डिजाइन संस्कृत आने भी तो चाहिए। आने की जरूरत क्या है? एक बात बताओ, गायत्री मंत्र तो याद है, वो श्लोक ही होता वो है। श्लोक ही तो है। हर आरती में बहुत बड़ी दिक्कत पूरा है। श्लोक लिखा जाता है। चलिए, अच्छा ऐसा होता था कि मैं ये चीज़ पता है क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी बताई थी किसी ने कि आप ऐसे करो। तो मैंने क्या करा था, 10-12 कुछ लाइनें थी वो याद कर ली थी, और लगातार 10 साल के पेपर देखे। तो 10 साल के पेपरों में ये आता था कि भाई विज्ञान वरदान है अभिशाप, एक ही आता था। फिर और थोड़ा सा जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, मतलब ये मैं 6th क्लास की बात बता रहा हूँ, फिर मैं जब 10th में आ गया तो आने लगा कि ये कंप्यूटर वरदान है अभिशाप, क्योंकि कंप्यूटर धीरे धीरे आ रहा था। आपके टाइम में शायद आ सकता है मोबाइल वरदान है अभिशाप, है ना, वो उस पर ये लिखा हुआ कोरोना के है। बारे में तो हमने ना बहुत सारी चीज़ें याद कर रखी थी। जैसे एक मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ जो मुझे अभी भी याद है। उसमें हम क्या करते थे कि जैसे आता था कि भारतवर्ष में मनाए जाने वाले त्योहारों पर कुछ लिखने के लिए आ जाता था। तो मैंने दिवाली का याद कर रखा था, क्या था, दीपों की अगणित अवली से अंधकार का नाश हुआ, बच्चों ने फुलझड़ियाँ छोड़ी, चारों ओर प्रकाश हुआ। तो वो हमने 2 लाइनें लिख दी।
एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में ब्लैक पेन से लिख दिया, तो वो पेपर थोड़ा सा इंप्रेसिव हो जाता था। ऐसे ही जैसे इसका आता था, विज्ञान वाला आता था, तो उसमें एक याद कर रखा था मैंने, अभी याद आ रहा है मुझे, ये था हमारा कि उसमें ये था नमस्कार विज्ञान जगत के जीवन के अद्भुत साधन, किया सृष्टि के गुप्त रहस्यों का मानव ने उद्घाटन। तो ये चीज़ हमने लिख दी। अगर याद है ना, लिख के भेज देना हमें, हमारी नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये मेरे को याद आया अभी याद आया, तो मैंने इस वजह से बताया कि ये ना 2-4 चीज़ें जो हैं इनको कोट्स बोल देते हैं, तो ये 2-4 कोट्स जो हैं ये लिख देना। और ये इंग्लिश में भी आपको यही कोट्स वगैरह, मतलब इंग्लिश और हिंदी तो एक जैसे ही प्रिपेयर करनी है। इंग्लिश वाली मैम को ज़्यादा उम्मीद है सर। तो और ये जो थोड़ी सी चीज़ें हैं ना, क्योंकि हिंदी का जो पेपर है, हिंदी का पेपर हो गया या इंग्लिश का पेपर हो गया, हर बच्चा एक जैसे लिखता हुआ चला जाता है। लेकिन क्या है कि जिस बच्चे ने थोड़ा सा अलग कर दिया, उस बच्चे के थोड़े से 2, 4, 5 नंबर उसके बढ़ जाते हैं। और एक नंबर की फाइट होती है भाई, जब नंबर चाहिए होता है, एक नंबर की फाइट होती है, और थोड़ी सी राइटिंग सुधारनी पड़ती है। चलो जी, अब देखिएगा इसका जो रिएक्शन है ब्लीचिंग पाउडर का, सर अच्छा है। और एक काम और करना कि जो राइटर है, राइटर का नाम भी याद कर लेना साथ में। वो तो हमेशा ही बहुत करते पुराने रहते हैं। चलिए CaOH वोल्टाइज प्लस Cl2। हाँ जी, तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन गया, जिसकी प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए। पहला है ब्लीचिंग पाउडर इज़ अ वाइट पाउडर विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की स्मेल वही होती है, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा जब RO की सर्विस होती है, तो तब जब आप पानी पीते हैं तो शुरुआत में थोड़ा सा कड़वा लगता है, तो वो क्लोरीन का ही टेस्ट होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर इज़ अ वाइट पाउडर विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। सेकेंड है ब्लीचिंग पाउडर इज सॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर, the small insoluble portion always left behind in the is the lime present in it। तो अगर कोई भी थोड़ा बहुत चीज़ अगर उसमें अनडिजॉल्व रह जाती है तो वो क्या होता है, वो लाइम होता है। लाइम का मतलब क्या है, CO कैल्शियम ऑक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस क्लोरीन। तो ब्लीचिंग पाउडर को अगर डाइल्यूट एसिड्स के साथ में रिएक्ट करवा दिया जाए, ये रिएक्शन है CaOCl2। H2SO4 क्या मिलेगा, CaSO4 प्लस Cl2 प्लस H2। तो इसको अगर रिएक्ट करवा दिया जाता है तो हमको कैल्शियम सल्फेट, क्लोरीन और वाटर मिल जाता है। द क्लोरीन प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एक्ट्स एज अ ब्लीचिंग एजेंट। 10 दा ये जो स्टार बनाकर लिखा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लीचिंग पाउडर में जो वाइटनिंग एजेंट है, वो मतलब वो क्या चीज़ है जो वाइटनिंग एजेंट की तरह काम करती है, तो वो क्लोरीन होता है। द क्लोरीन प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन ब्लीचिंग पाउडर एक्ट्स एज अ ब्लीचिंग एजेंट। दस द रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर इज क्लोरीन। तो क्लोरीन ही वो रियल ब्लीचिंग एजेंट है जो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर मौजूद होता है, जिससे कपड़ों में वाइटनिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, फिर इसके यूजेस हैं, ये कर लेना। लास्ट टॉपिक हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और उसके बावजूद भी मैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको करा दूँगा। ठीक है, तो ये 2 पेज आपके बचे हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में करवा दूँगा कंप्लीट। हाँ हाँ, लास्ट टॉपिक है ना, देखो ना, या तो सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाइड्रेटेड चलिए सॉल्यूशन। सर नोट्स एक बार फिर से भेज दो ग्रुप में। अरे ये भेज दिया ना। नंबर ले लीजिए। थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. ओके।